बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन। दोस्तों, एक कहावत है कि 3 कामों के लिए आदमी को बेशर्म होना चाहिए। नंबर 1, जब वो काम कर रहा हो, यानी कि कोई जॉब या बिज़नेस। नंबर 2, जब वो खाना खा रहा हो। और नंबर 3, जब वो कुछ सीख रहा हो, यानी लर्न कर रहा हो। तो उम्मीद है आप आज के इस टॉपिक को सीखने के लिए शर्म नहीं करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि प्रोक्योरमेंट कब, कैसे और कहां से स्टार्ट हुई। ये तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परचेज और प्रोक्योरमेंट में कुछ डिफरेंस होता है। इसके लिए आप पिछली वीडियो, जो वीडियो नंबर 2 है, वो देख सकते हैं। तो बेसिकली परचेज तो ज़माना कदीम से, जब इंसान ने मिलजुल कर सोसाइटी की शक्ल में रहना शुरू किया था, उसी वक्त स्टार्ट हो चुकी थी। उस वक्त हर आदमी अपनी ज़रूरत की अशिया खुद बनाता था। जैसे अगर किसी को रहने के लिए मकान चाहिए तो वो मकान खुद बनाएगा, फिर उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो वो कपड़ा भी खुद बनाता था, फिर उसको खाने के लिए कुछ अनाज सब्जियां चाहिए तो वो अपनी सब्जियां अनाज भी खुद ही उगाता था। इस तरह जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, हर आदमी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को खुद ही बनाता या उगाता था। लेकिन फिर कुछ समझदार लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हर बंदा जो अपनी अपनी चीज़ें बनाता है, वो सब लोग मिलके एक जगह पे इकट्ठे रहना शुरू करें और इन कामों को डिवाइड कर लिया जाए। कुछ लोग कपड़ा बनाएं, कुछ लोग जूते बनाएं, कुछ लोग अनाज उगाएं और कुछ लोग मकान बनाएं, या जो भी अदर ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो सारे लोग मिलके एक एक काम को डिवाइड कर लें। तो इस तरह से सोसाइटी का वजूद आया, यानी मुआशरा वजूद में आया और लोगों ने मिलजुल कर काम करना और मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। तो उस वक्त परचेज जो थी वो बार्टर सिस्टम कहलाती थी। जिसको अनाज चाहिए होता था, वो अनाज उगाने वाले से अनाज लेता था और उसके बदले में उसकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि अगर वो कपड़ा बना रहा है तो कपड़ा उसको देता था और अनाज ले लेता था। ऐसे वो जो आदमी जूते बना रहा होता था, उसको अनाज देता था और जूते ले लेता, जूते वाला अनाज उससे ले लेता था। तो ये परचेज की इनिशियल स्टेज थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन परचेज और प्रोक्योरमेंट में चूंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेड होती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से को परफॉर्म किया जाता है और उसके पीछे एक ट्रांसपेरेंसी का आंसर होता है। तो दोस्तों, जो बाकायदा प्रोक्योरमेंट का दुनिया में आगाज हुआ, वो कहा जाता है कि ये कोई 3000 BC से प्रोक्योरमेंट का बाकायदा आगाज हुआ। कोई 2600 BC में अहराम में मिस्र बनने शुरू हुए। जो इजिप्शियन हुक्मरान थे, उन्होंने अपने मरने वाले हुक्मरानों के लिए, जो बाओजदाद थे, उनके लिए पिरामिड बनाना शुरू कर दिए, जिसको एहराम कहते थे। तो इन एहराम की जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो उसके लिए उन्होंने कुछ परचेजर को हायर किया, जिनको सब्सक्राइब कहा जाता था। सब्सक्राइब का मतलब है कि वो बंदा जो कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करे, जो लिख कर किसी चीज को लिख कर सेव कर ले, उसको सब्सक्राइब कहा जाता था। तो जो प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री अवेलेबल है बुक्स में, उसमें लिखा है कि कोई 3000 BC में जो एहराम मिस्र बने, उनके लिए फर्स्ट टाइम इन सब्सक्राइब को हायर किया गया। ये सब्सक्राइब जो है, ये गुड्स और सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट करते थे और इनका रिकॉर्ड रखते थे। गुड्स में वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज करते और सर्विसेज में कंट्रैक्टर और लेबर को हायर करते थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये दुनिया में वो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रोक्योरमेंट थी जिसका आगाज हुआ। और ये प्रोक्योरमेंट इसी तरह डिफरेंट स्टेजेस से चलती हुई मुख्तलिफ अदवार में आगे तक आती गई। करंट टाइम में अगर हम देखें कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो इसका आगाज कोई 18वीं सदी के स्टार्ट में हुआ। 17वीं सदी के एंड में ऑलमोस्ट 4th क्वार्टर में रेलवे इंजन की इजाद हो चुकी थी। तो 18वीं सदी के शुरू में रेलवे इंजन को चलाने के लिए यूरोप में रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही थी और रेलवे का ट्रैक जो है पूरे यूरोप में फैल रहा था। इसी दौरान 1800 से 1850 तक माइनिंग इंडस्ट्री यूरोप में पूरे अरूज पर थी और इसमें बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था। दूसरा, रेलवे लाइनें और माइनिंग इंडस्ट्री दोनों की वजह से जो कमर्शियल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो गवर्नमेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रोक्योरमेंट के लिए एक बाकायदा डिपार्टमेंट बना दिया जाए। तो दोस्तों, हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था कोई 18वीं सदी के आगाज में, जब प्रोक्योरमेंट को एज ए डिपार्टमेंट इसको एक हैसियत मिली और ये एज ए डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसको एस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों, उस वक्त जो लोग प्रोक्योर करते थे, उनको सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का खिताब दिया गया। इससे पहले प्रोक्योरमेंट क्लरिकल स्टाफ पर मबनी होती थी। इंडिविजुअली परचेजर, जिनको परचेज क्लर्क कहा जाता था, मुख्तलिफ अदवार में उनको परचेज क्लर्क के नाम से पहचाना गया। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोक्योरमेंट क्लर्क्स को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया गया और प्रोक्योरमेंट के डिपार्टमेंट बनने शुरू हो गए। दोस्तों, 1932 में चार्ल्स बायबेज नामी शख्स ने अपनी एक किताब में, जिसका नाम था ऑन द इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड मशीनरी, इसमें उसने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मुराद है कि किस तरह से कोई कंपनी
कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए अपने नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसके पास हैं, जैसे उसके पास फंड्स कितने हैं, उसके पास बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और मैन पावर जो अवेलेबल है, वो उसी के अंदर रहते हुए वो किस तरह से कुछ ऐसी प्लानिंग करे जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट कर सके, नेक्स्ट कुछ तरक्की कर सके। तो ये प्लानिंग जो है इसके लिए एक टाइम फ्रेम का होना जरूरी है, जैसे कि 5 साल, 2 साल, 10 साल। तो वो कुछ प्लान करे, कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड करे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो अपने गोल डिसाइड करे कि वो कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं और किस जगह पर जाना चाहते हैं। यानी उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस पीरियड खत्म होने तक वो अपने उस कंपनी को किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्स के अंदर रहते हुए इस तरक्की को अचीव कर लें। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक सिंपल सी एग्जांपल है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि 1800 से 1850 के दरमियान प्रोक्योरमेंट को एज ए डिपार्टमेंट एक हैसियत मिल चुकी थी, और मिड 18th सेंचुरी में पूरा यूरोप जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर आ चुका था और जॉब की भरमार थी, और सारे मुल्क यूरोपियन कंट्री जो है वो तरक्की के तरफ गामजन थे। 18वीं सदी के चौथे क्वार्टर में, तकरीबन आखिरी हिस्से में 18वीं सदी के, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाइंग डिपार्टमेंट की हैसियत हासिल हो चुकी थी। इस तरह दोस्तों बहुत सी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट को परफॉर्म करने के लिए इस टाइम पीरियड में 1850 से 1900 तक बहुत सारा काम हुआ और इसको काफी तरक्की मिली प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों 19वीं सदी का जब आगाज हुआ, जबकि उस वक्त तक प्रोक्योरमेंट काफी तरक्की कर चुकी थी, डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हो चुके थे और काफी पॉलिसीज इसमें और काफी काम हो चुका था। बदकिस्मती से 19वीं सदी का जब आगाज हुआ तो उसमें वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई, फिर डिप्रेशन पीरियड आ गया, फिर सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। तो ये जो 19वीं सदी के शुरू के 40-50 साल थे, वो उसने प्रोक्योरमेंट को बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया। प्रोक्योरमेंट दोबारा मैनेजरियल लेवल की जॉब थी, जो डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो उससे निकल के दोबारा परचेज क्लर्कों के हाथ में चली गई, और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट के कंसेप्ट थे उसको पशेपुस्त डाल के प्रोक्योरमेंट को दोबारा डे टू डे एक्टिविटी पर का इन्हिसार हो गया। क्योंकि जंग के दौरान एक ही चीज़ की अहमियत थी, और वो ये थी कि किस तरह से इनफ रॉ मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाए। लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस का कंसेप्ट खत्म हो चुका था, प्लानिंग का कंसेप्ट खत्म हो चुका था, मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी। उस वक्त सिर्फ ये दौड़ लगी हुई थी कि किस तरह से आप जंग के दिनों में और जंग के बाद जो टाइम आने वाला है उसमें अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं, और उसका तरीका यही था कि रॉ मटेरियल की स्टोरेज है उसको यकीनी बनाया जाए। तो उस वक्त ये काम प्लानिंग से निकल कर प्रोक्योरमेंट क्लर्क के हाथ में जा चुका था, और यही काम गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स में हो रहा था और ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पास था। इस तरह दोस्तों ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सारे मुल्क, जो कि इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर का रूल था, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सारे मुल्क, ब्रिटिश गवर्नमेंट चूंकि ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी थी, तो ब्रिटिश रूल से वो आज़ाद होना शुरू हो गए, जैसे कि पाकिस्तान एक कंट्री जो कि ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी पीस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का वजूद मार्ज़ वजूद में आना शुरू हुआ, जैसे कि यूएनओ और डिफरेंट किस्म के वर्ल्ड बैंक थे, वर्ल्ड बैंक वगैरह, जिन्होंने गरीब इकानमी और नए निकलने वाले मुल्कों को सपोर्ट करना शुरू कर दी और दुनिया में अमन कायम करने के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह से दोस्तों दुनिया एक दफ़ा फिर जंग के माहौल से निकल के जो 30-40 साल का स्पैन था उसको ख़त्म करके तरक्की की तरफ दोबारा गामज़न हुई, और इकोनॉमीज़ ने ग्रो करना शुरू कर दिया। जो मुख्तलिफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, और मैनेजरियल जॉब्स जो दोबारा आना शुरू हो गई। मैनेजरियल डिपार्टमेंट की हैसियत, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की हैसियत दोबारा से उजागर हुई, और इस इम्पोर्टेंस को समझा गया। प्रोक्योरमेंट हेड, प्रोक्योरमेंट इंचार्ज का जो डेजिग्नेशन था उसकी अहमियत को समझा गया, और इसको दोबारा से उसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ ऑर्गेनाइजेशन दोबारा आई। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मतलब दोस्तों बताता चलूँ कि इसमें ऑलमोस्ट सारी डेवलपमेंट 18वीं मिड 18th सेंचुरीज में हो चुकी थी और सारी पॉलिसीज बन चुकी थी, और वो काम जो दरमियान हुआ 18वीं सदी के दरमियान से 19वीं सदी तक जो काम हुआ प्रोक्योरमेंट में, वो दोबारा मिड 19th सेंचुरी से जब इकॉनमी ने ग्रो करना शुरू किया तो वही सारा काम फिर से इवॉल्व हुआ और उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करना लोगों ने शुरू कर दिया। 1960 में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया। मैनेजर्स ने मटेरियल मैनेजमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया, और जो इसके लिए मेन फैक्टर था वो थी प्राइस।
दोस्तों मटेरियल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप किस तरह से अपने मटेरियल का अनाप स्टॉक जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड मटेरियल कितना है, आपका अवेलेबल स्टॉक कितना है, बाइंग में कितना है और आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर एक टैंक हो पानी का, तो उसमें जो आ रहा है और जो पानी निकल रहा है और जो पानी अवेलेबल है, इन तीन की जो पोजीशन होगी, इसको आप मटेरियल मैनेजमेंट की एक सिंपल सी एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक तरफ से नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है और एक पानी वो है जो कि उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट का वो फ्लो है कि आपको अगर प्रोडक्शन के लिए 10 मेट्रिक टन मंथली चाहिए, तो आपके पास अवेलेबल स्टॉक कितना है, आपने पीछे ऑर्डर कितना किया हुआ है और आपका डेली आउटफ्लो कितना मटेरियल उस स्टॉक में से आउट हो रहा है। तो इस तरह की जो प्लानिंग है, ये इसका कंसेप्ट 1960 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को एक नया नाम दे दिया गया कि ये मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। इस तरह दोस्तों 1980 में सप्लायर कंपटीशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। सप्लायर कंपटीशन ने सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस और सप्लायर डिपेंडेबिलिटी पर इन्हिसार किया। दोस्तों सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस और सप्लायर डिपेंडेबिलिटी का जो कंसेप्ट था, इससे मुराद है कि सप्लायर आपका इतना मजबूत हो अपनी क्वालिटी चेक में कि उससे जो भी चीज आपके वेयर हाउस में इन हो, उसकी क्वालिटी आपको मिनिमम टाइम में मिनिमम करनी पड़े, यानी आप सप्लायर पे डिपेंडेबिलिटी बढ़ गई। दोस्तों इसमें जो लार्ज प्रोडक्शन के सप्लायर थे, उनके लिए ये एक फायदेमंद चीज हुई, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन सप्लायर की क्वालिटी ऑलमोस्ट 99% जो है वो कंफर्म होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े सप्लायर की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्राइस नेगोशिएशन करनी शुरू कर दी, ताकि बड़े सप्लायर जो हैं वो उनके लिस्ट में ऐड हों और उनका रॉ मटेरियल जब आपके वेयर हाउस में इन हो तो आपको ज्यादा हैजल ना करनी पड़े। मतलब आप डिपेंड करने लग गए कि सप्लायर जो भिजवा रहा है उस पर आप कॉन्फिडेंस है और उसकी क्वालिटी जो है वो ऐसी ही होगी जैसी कि आपको रिक्वायर्ड है। तो इससे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे जो टाइम सेविंग भी हुई और कॉस्ट सेविंग भी हुई, क्योंकि जब आपके वेयर हाउस में कम लोग ज्यादा इनकमिंग मटेरियल को हैंडल करेंगे तो इससे ये एक कॉस्ट सेविंग का तरीका है। तो अगर आपके बहुत सारे लोग क्वालिटी चेक करने के लिए ही लगे हों और स्टोरेज में वेयर हाउस हैंडलिंग में लगे हों तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक किस्म का एडवांटेज था ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किस तरह से वो सप्लायर पर डिपेंड करते हुए सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस को कंफर्म करें, और ये एक प्रोक्योरमेंट में एक फर्दर एडवांसमेंट हुई। दोस्तों 1990 में प्रोक्योरमेंट में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में सप्लायर पे बेस किया गया और सप्लायर को एज ए बिजनेस पार्टनर कंसिडर किया जाने लगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर था कि अभी भी जो करंट टाइम में प्रोक्योरमेंट चल रही है, बेसिकली प्रोक्योरमेंट जो अब हो रही है ये सप्लायर मैनेजमेंट, इसको आप कह सकते हैं कि ये सप्लायर मैनेजमेंट है। तो दोस्तों सप्लायर मैनेजमेंट में आप सप्लायर पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस पे और उसके रिलेशन पे। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप अपने सप्लायर से अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में ये होता था कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखती थी और वो सप्लायर से इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करती थी, और वो सप्लायर से सिर्फ उतनी चीज़ें डिस्कस करती थी, वो रिक्वायरमेंट डिस्कस करती थी जो कि उनकी करंट टाइम में होती थी। लेकिन अभी अगर आप अपने सप्लायर से अपनी करंट और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को डिस्कस नहीं करते तो आप नुकसान में रह सकते हैं। जैसा कि इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको अभी 10 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल की आपकी कंजम्पशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है कि वो अगले 6 माह में एक्सपेंशन करते हुए एक और प्लांट डबल प्रोडक्शन पे चली जाएगी या किसी और वजह से उसको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है और आप अपने सप्लायर से इस चीज़ को छुपाते हैं, तो उस वक्त जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और आप अपने सप्लायर को उसकी डिमांड देंगे तो वो रिफ्यूज़ कर देगा कि मैं इतनी आपको सप्लाई नहीं दे सकता। तो क्योंकि आपने वेल इन टाइम अपने सप्लायर को इन्फॉर्म नहीं किया और वो एकदम से इतनी प्रोडक्शन उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, अगर आप इसी ग्रोथ को अपने सप्लायर से भी शेयर करते रहें तो आपका सप्लायर भी अपनी ग्रोथ प्लान करता रहता है। उसके इल्म में होता है कि आप किस टाइम कितनी एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, कितनी इंक्रीज पे जा रहे हैं, तो वो भी अपनी प्रोडक्शन को उस हिसाब से प्लान करता है। आपको प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों दुनिया में डेल वो फर्स्ट कंपनी थी जो कि सिर्फ एक वेबसाइट पर अवेलेबल थी
और डेल के जितने भी कंप्यूटर सेल हो रहे थे वो वेबसाइट पर ही सेल हो रहे थे और डेल के पास किसी भी किस्म की हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, लेकिन उसके पीछे सप्लायर्स की एक पूरी लाइन थी जिसमें के डिफरेंट हार्डवेयर को सप्लाई करने वाले सप्लायर अवेलेबल थे और उनकी डिपेंडेबिलिटी, सप्लायर की रिलायबिलिटी 100% इंश्योर होती थी। और जैसे ही कोई बंदा डेल की वेबसाइट पर एक लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए एंटर करता था अपना ऑर्डर, वो ऑर्डर उसी वक्त जितने उसके सप्लायर थे उन सबको विद इन सेकंड ट्रांसफर होता था और सप्लायर उसको रिकन्फर्म करते थे कि ये जो कंप्यूटर एंड यूजर को रिक्वायर्ड है इसकी इस कैपेसिटी के इतने इतने हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको इतने टाइम में आपके पास अवेलेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन विद इन मिनट्स जो है वापस डेल के पास आती थी और डेल उस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन दे देता था और ये बता देता था कि ये आपको विद इन 2-3 डेज या इतने टाइम में आपका कंप्यूटर आपके डोर पर होगा। तो दोस्तों ये सारा सप्लायर मैनेजमेंट है, ये सप्लायर के रिलेशंस पे सारा सिस्टम चल रहा था और आपको विद इन 2-3 डेज वो सारे डेल के पास इक्विपमेंट अवेलेबल होते थे और डेल उसको असेंबल करके उसको थ्रू कोरियर पोस्ट कर देता है। तो दोस्तों ये सप्लायर रिलेशंस की एक बेहतरीन एग्जांपल है। दोस्तों ये एक ओवरव्यू था प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री के लिए। अगर हम प्रोक्योरमेंट के फ्यूचर की तरफ देखें तो आने वाला टाइम जो ई प्रोक्योरमेंट का है जिसमें कि टोटल प्रोक्योरमेंट इंटरनेट के थ्रू चली जाएगी। जैसे कि अभी भी बहुत सारी प्रोक्योरमेंट इंटरनेट से हो रही है, जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, अलीबाबा है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि ई प्रोक्योरमेंट को प्रमोट कर रही हैं और इसमें बेहतर बिजनेस भी कर रही हैं और आने वाले वक्त में ये सारा सिस्टम ई प्रोक्योरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फ्यूचर है प्रोक्योरमेंट का वो ई प्रोक्योरमेंट है। दोस्तों उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को पसंद करेंगे। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन इंटरव्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन इंटरव्यू किसी भी बंदे के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और होना चाहिए क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट जॉब है उस पर बेस कर रही होती है और वो समझ रहा होता है कि उसको अगली जॉब में बेहतर सैलरी और बेहतर डेजिग्नेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ही इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन करके जानी चाहिए और अपनी जॉब को विन करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।